नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के विषय पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उस पर जानेंगे कि जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है, इस बार इसकी थीम क्या रही है और इसके अलावा जैव विविधता होती क्या है, भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। अक्सर इनसे प्रश्न जो है हमारे एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, इससे पहले हम पॉइंट्स पर चलें। हम ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया गया और देखा गया कि भारत में 4 प्रमुख जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। कहाँ? भारत में। और कब मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी दिवस? मई 22 मई, यानी कि 22 मई को हर साल हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को हम मनाते हैं। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये समाचारों में कुछ रहा है और जैव विविधता क्या होती है उस पर चलें, या जैव विविधता होती क्या है उसको लेकर हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न कौनता है कि जैव विविधता जो शब्द आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, ये होती क्या है। अगर बायोडाइवर्सिटी को हम लोग देखें या समझने का प्रयास करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां निवास करती हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको अगर एक लाइन में ऐसे समझने का प्रयास करें तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये कोई क्षेत्र है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव निवास कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जीव हैं, कुछ इसमें शेर है, कुछ चीते हैं, कुछ लोमड़ी है, गीदड़ है, छोटे छोटे कीट हैं, बहुत सारे कीट हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हमने क्या बोला? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र बोला। क्या बोला? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र बोला। तो जैव विविधता सिंपल टर्म है, आपको यहाँ पे मुझे नहीं लगता आप कन्फ्यूजन होना चाहिए किसी को भी कि भाई जैव विविधता शब्द क्या कोई भारी भरकम शब्द आ गया, बायोडाइवर्सिटी क्या शब्द आ गया। तो कुछ नहीं, कोई एक पृथ्वी पर कोई विशेष रूप से कोई एक क्षेत्र हो या एक इकोसिस्टम हम उसे कह देते हैं जहाँ पर सभी प्रकार की प्रजातियाँ, यानी प्रजातियाँ कई हो सकती हैं, है ना, कई प्रजातियाँ हो सकती हैं। और वो जब किसी एक क्षेत्र में निवास करती हैं, है ना, एक क्षेत्र में निवास करती हैं और तो उनकी जो पूरी संख्या है उसको हमने क्या बोला? जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र बोल दिया। तो यही जो होता है, क्या होता है? जैव विविधता होता है। तो इस जैव विविधता क्षेत्र में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों, मनुष्यों सहित हर जीवित चीज को इसमें संदर्भित किया जाता है ना। तो इसमें जीवित चीज़ों को देखा जाता है, ना कि किसी भी प्रकार के अजैविक चीज़ों को। यानी कि हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? जैविक की बात करेंगे, ना कि अजैविक कंसेप्ट की। ठीक है, अजैविक कंसेप्ट क्या होगा? जैसे कि भाई वायु हो गई, मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, जल हो गया, पर्वत पठार इत्यादि हो गए। तो इनसे हमें जैव विविधता से मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है? जैविक कंसेप्ट से होता है। तो जैव विविधता जो है वो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एनवायरनमेंट का जो एक कंसेप्ट आता है या पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं वो इसी से ही संबंधित होते हैं। तो ये जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से पाए कहाँ जाएंगे? तो ये जो पाए जाएंगे पृथ्वी पर जैव विविधता वाले क्षेत्र वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि भाई ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इसमें समझने का प्रयास करें थोड़ा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसी तरीके से ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? मकर रेखा। और ये भी जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में एक आधार रेखा खींची गई जिसे हम इक्वेटर अंग्रेजी में और हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इनके बीच का, इसी को ही क्या बोला गया है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल दिया गया है। बड़ा ही सिंपल टर्म है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल दिया गया। तो जो भी देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि इन दो रेखाओं के मध्य में आते हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन सी क्या पाया जाएगा, जैव विविधता पाई जाएगी। जैसे हम इसे यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये पूरा डार्क एरिया किया हुआ है, ये जो पूरा डार्क एरिया किया हुआ है, ये तो मुख्य रूप से जो है स्पष्ट रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा प्यारा देश भारत भी आता है। तो यहाँ पे अगर ये डॉटेड लाइन आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही हो, तो ये डॉटेड लाइन जो है उपोष्ण कटिबंधीय तक, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव जो है हमें वहाँ तक भी उष्ण कटिबंध का दिखाई देता है। क्योंकि भाई प्रकृति को तो हमने बांध नहीं सकते, हमने तो ये काल्पनिक रेखाएं खींच ली, कर्क रेखा और मकर रेखा, और हमने बता दिया कि यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि जैव विविधता सबसे अधिक होती है, क्योंकि भाई इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष जो है अधिक मात्रा में आता है। जब सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में पूरे वर्ष अधिक मात्रा में आता है, तो हम जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। और जो पौधे हैं, पौधे कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भाई सूर्य के प्रकाश से। और पौधों पर जो जीव डिपेंड होंगे वो कौन होंगे, जंतु जो हैं पौधों पर निर्भर करते हैं। तो एक साइकिल बनता चला जाता है, एक फूड चेन बन जाता है, खाद्य श्रृंखला जो है यहाँ पर स्पष्ट से बन जाती है। यानी कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होगा वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। अब जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो उन पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी। जब वो जंतुओं की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि मान लिया शाकाहारी जीव है तो शाकाहारी जीवों की संख्या ज़्यादा होगी। जब शाकाहारी जीव ज़्यादा होंगे तो उन शाकाहारी पर जीव निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीवों की संख्या भी अधिक होगी। तो सबसे अधिक जनसंख्या या जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और क्यों पाई जाएगी ये भी हमने यहाँ पर स्पष्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है इसके बारे में, कि इसकी शुरुआत कब हुई, कब क्यों हम मनाते हैं, इसका कारण क्या है। तो हम इसकी अगर पहला पॉइंट देखें तो 1993 में, कब, वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दों पर लोगों के बीच एक समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को कौन सी डेट निर्धारित की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 मई निर्धारित की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, IDB के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल डे। ठीक है, इसके रूप में घोषित किया, किसने किया है ये घोषित, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की 1993 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 से 30 यानी कि जो पूरा ये 10 साल है, इस पूरे 10 साल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास हेतु महासागरीय विज्ञान दिवस, सतत विकास हेतु महासागरीय विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में घोषित किया गया, विज्ञान दशक के रूप में। किसके क्षेत्र के लिए, महासागरों के लिए, कि महासागरों का में जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाए, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसका सतत रूप से इस्तेमाल किया जाए, सस्टेनेबल इस्तेमाल किया जाए, ऐसे ना इस्तेमाल किया जाए कि एक समय के बाद वो खत्म ही हो जाए। इसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, ठीक है, ये भी एक पूरा डिकेड, एक पूरे 10 साल का जो एक टर्म दिया गया 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में इसे घोषित एक तरीके से किया गया है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो इस वर्ष की जो थीम रही है वो क्या रही है, 2022 में अगर मुख्य रूप से थीम की बात करें तो 2022 की जो थीम रही है, सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। क्या रहा है, सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। थीम्स जो हैं आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ ही आगे देखें तो 2021 की भी देख लेते हैं साथ में। जब 2022 की देख रहे हैं तो 2021 में क्या रही थीम, तो हम समाधान का हिस्सा हैं, हम समाधान का हिस्सा है। ये जो है 2021 की किसकी थीम रही, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। ठीक है, जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें तो 2022 में ये थीम है, 2021 में ये थीम है। तो लगे हाँ तो 2020 का भी देख लेते हैं कि वर्ष 2020 में जो थीम रही, हमारे समाधान प्रकृति में है, हमारे समाधान प्रकृति में है। ये जैव विविधता की थीम रही वर्ष 2020 में, जैव विविधता दिवस के। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग,
22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो भारत के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं, जो अक्सर समाचारों में भी बना रहता है और अक्सर हमसे पूछा जाता है। पूरे विश्व में देखा जाए तो 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं। भाई हॉट स्पॉट क्या होगा? जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या होगा? यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवों की प्रजातियां जो है चरम सीमा से अधिक निवास करती हैं, यानी कि यहाँ पर भरमार है अलग अलग प्रकार की जीवों की, और ये जो क्षेत्र है अति संवेदनशील है। मतलब किसी भी तरीके का अगर इसमें इंटरवेंशन होता है, मानवीय प्रभाव पड़ता है या मानवीय रूप से किसी भी तरीके का क्या होता है, इसमें इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है, तो इससे क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और जैव विविधता पर खतरा आ सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा गया। भारत में कितने हैं? विश्व में से 4 भारत में हैं। तो 4 कौन कौन से हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 अगर हॉट स्पॉट्स की बात करें तो पहला हिमालय क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी घाट है, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है और चौथा जो है सुंडा लैंड है। भाई हमने यहाँ पे पढ़ तो लिया, अब इसको दिमाग में हम फिक्स कैसे रख सकते हैं? सिंपल सा टर्म है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, जब तक हम मैप ना देखें तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं कि हम इन्हें ध्यान रख सकें। जैसे कि ये जो पूरा ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ तक हम देखें तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं कि पूरा हिमालयी बेल्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, और ये जो पूरा क्षेत्र है जो भी भारत के हिस्से में आ रहा है, भारत के मैप में आ रहा है, उसी को ही ग्रीन करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। नहीं तो अगर हिमालय में देखें तो नेपाल भी आता है, इधर भूटान भी आता है, वो देश भी आते हैं, तो उनमें भी जो है जैव विविधता ये पाई जाएगी। तो हिमालय जो वाला क्षेत्र है ये जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट है, भारत में हॉट स्पॉट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में अगर हम बात करें तो एक हिमालय हो गया। इसके बाद दूसरी की हमने बात की थी तो वो कौन सा था? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट है, और ये भी जो है भारत का हॉट स्पॉट आता है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। यानी कि यहाँ पर भी जो है मुख्य रूप से क्या पाए जाएंगे? विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या मुख्य रूप से यहाँ पे बड़े पैमाने पर पाई जाएगी। फिर एक आता है भाई इंडो बर्मा क्षेत्र। अब ये इंडो बर्मा क्षेत्र कौन सा होगा? इंडो बर्मा क्षेत्र वो वाला हिस्सा होगा जिसके साथ बर्मा किसका नाम था पहले? म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का पहले बर्मा नाम था। तो इसके साथ जो बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट के मुख्य राज्य हैं हमारे, वो इसमें आते हैं। जैसे कि भाई मेघालय हो गया, असम का दक्षिणी हिस्सा हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये जो क्षेत्र है वो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र में आते हैं। क्या है ये भी भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी कि भारत के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा बात आता है भाई सुंडालैंड, ये तो अलग ही नाम आ गया है ना, सुंडालैंड। तो सुंडालैंड वाला जो क्षेत्र है वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप जो है बच्चों, वो क्या है? सुंडालैंड। ये भी क्या है? हॉट स्पॉट है, और यहाँ पर जो है जैव विविधता मुख्य रूप से पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से। तो यहाँ पर मानचित्र में हमने इन चारों सेक्शंस को देख लिया। जिन लोगों ने नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेना। मैप एटलस है तो एटलस पे आप लोग लोकेट कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लेकर काम कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ें तो भाई जैव विविधता के लिए कुछ पहले की गई हैं विश्व स्तर पर, और भारत में भी। अगर भारत में देखें तो भारत में जैव विविधता को लेकर क्या पहल की गई है? सबसे पहली कि भाई 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, और इसी संरक्षण अधिनियम के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को भी शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को भी शुरू किया गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1972 के जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1973 में शुरू किया गया। 72 के अंतर्गत 73 में शुरू किया गया, और इसी अधिनियम के द्वारा NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी स्थापना की गई, जो बाघों के संरक्षण के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। इसके अतिरिक्त देखें तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को पारित किया गया, ताकि जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? जो नम भूमि है। नम भूमि मतलब कि ये स्थलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है,
तो यहाँ जो जलीय और स्थलीय क्षेत्र का जो मिलन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा दलदली भाग होता है और इसी को ही हम बोल देते हैं आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1972 में। तो उसी चीज़ को लागू करने के लिए भारत ने 2017 में इसके संरक्षण और प्रबंधन के कुछ नियम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो जैव अन्य दिवस हैं वो कौन कौन से हैं उस पर नज़र मार लेते हैं। तो 5 जून आने वाली है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे दिवस हैं विश्व भर में जो मनाए जाते हैं, किसके लिए? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। यानी कि कुल मिला के हम अपनी पृथ्वी पर जो जीवन है उसका संरक्षण किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि कैसे हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे हम लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है उससे प्रकाश आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो उससे भोजन बनाने की जो क्षमता है, ऊर्जा बनाने की जो क्षमता है वो किसके पास है? वो भाई वृक्षों के पास है। किसके पास है? जो वृक्ष हैं हमारे, उनके पास जो है ये क्षमता स्थित है कि वो क्या कर सकते हैं? भोजन बना सकते हैं। क्या मानव भोजन बना सकता है सीधे? तो मानव सीधे भोजन नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करेगा पौधा, वृक्ष, और वो भोजन बनाएगा, और उस पर निर्भर रहेगा कोई शाकाहारी जीव। कौन निर्भर रहेगा? शाकाहारी जीव। या फिर अगर हम यहाँ पे मानव शीर्ष पर बना दें तो मानव जो है सीधे पौधों से भोजन प्राप्त कर सकता है। अगर वह मांसाहारी है तो शाकाहारी जीव का भक्षण कर सकता है। इसी तरीके से कोई मांसाहारी जानवर है तो वो क्या करेगा? वो शाकाहारी का भक्षण करेगा। तो इस तरीके से हम सब जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से मिट्टी में रहने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं, वो भी किसी न किसी रूप में पौधों से निर्भर रहते हैं या एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही कारण है कि जैव विविधता को बचाए रखना जरूरी है, जीवों का संरक्षण जरूरी है। प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई काम देकर भेजा हुआ है और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाने के लिए कहा है। उद्देश्य मैंने आपको शुरू में ही बताया, ताकि मानव इस चीज़ को समझ सके कि जैव विविधता कितनी आवश्यक है और उनके आवासों को, जानवरों के आवासों को भी बचाया जा सके। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।